नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज़ चैनल के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, लायन संजीव केसरवानी साहब, जो मूलभूत वापी से हैं और टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं सर दिव्यांग न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं और वापी पहुँचे, आप काफ़ी काम किया, टेक्सटाइल में काम किया और लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हैं। तो ये सब उपलब्धियां जो आपने प्राप्त की, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आपका जो जर्नी है, आप कश्मीर से वापी कैसे पहुंचे, कैसे क्या क्या आपने काम किया और लायंस तक कैसे पहुंचे, कैसे आपको क्या ये जो लायंस मानवता का सेवा करती है उसमें झुकाव कैसे हुआ, ऐसा कौन सा प्रेरणा था कि भी आप मानवता के कार्य में जुड़े? सर प्लीज़। मोहन जी, कश्मीर के एक छोटे से हम लोग स्टेट से बिलोंग करते थे। वहाँ मेरा केसर का प्लांट था हमारे पूर्वजों का, और केसर वाला से केसरवानी टाइटल पड़ गई हमारी। और एट द टाइम अब जब इंग्लिश यहाँ पर प्रशासन आया तो उन लोगों ने उस उपजाऊ ज़मीन को, कीमती ज़मीन को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ उन्होंने सौदा किया। उन्होंने दिल्ली के समर्पित एरिया में हमको कुछ 16 गाँव की रियासतें दे दी और वो ज़मीनें एक्सचेंज में ले ली केसर की। देन हम लोग कश्मीर से प्लेन में आ गए दिल्ली में। दिल्ली से हमने, हमारे फादर नेवी में काम करते थे, उनका बेल्जियम में एक्सीडेंट हो गया, फिर वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिए। फिर उसके बाद हमने वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया और इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद हमने टेल्को ज्वाइन कर लिया एज एक्सपीरियंस के हिसाब से। 2.5 साल नौकरी करने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यहाँ पर भिलाड़ सरीगांव एरिया में एक टेक्सटाइल यूनिट चालू किया, जिसके साथ एज ए पार्टनर, एक स्मार्ट पार्टनर के रूप में हम उनके साथ ज्वाइंट हुए और उसके थ्रू हम दिल्ली से बॉम्बे आ गए। बॉम्बे से सीधे हमको गुजरात भेजा गया कि हम, अपनी इंडस्ट्री गुजरात में है, ना कि बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर हमने 2.5 साल कंपनी चलाई। कुछ पार्टनर डिस्प्यूट के कारण वो कंपनी, जो उस समय लगभग 15 से 20 करोड़ की कंपनी थी, वो सब डन करना पड़ा और हम लोग फिर से एक इनिशियल स्टेज पे आ गए। और वहाँ से संघर्ष करके जीवन में रिटर्न नहीं जाना है, पेरेंट्स से नहीं मांगना है, अपनी कुछ इमेज बतानी है, अपने आप को समाज के सामने प्रस्थापित करना है, ये सोच लेकर हमने चूँकि मैं सिविल इंजीनियर था, इसलिए छोटे छोटे प्लानिंग के थ्रू लोगों से इंट्रोडक्शन किया। बड़े प्रोजेक्ट तो हमने टाटा जैसे कंपनियों के प्रोजेक्ट किए थे, उसका एक्सपीरियंस था ही। सीधे हम लोग इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन लाइन में आए। जो लोगों को यहाँ पर एक अपने गुजरात की धरती पे लोगों को क्या था कि अगर मेरी कंपनी 5 साल चलती है तो हम नया कंस्ट्रक्शन कर देंगे, नहीं चलती है तो ताला बंद करके हम बंद कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए उससे अवेयर नहीं थे, उनको बस एक शेड बनना जरूरी था। तो हम लोग उनको टेक्निकली अवेयर किए कि नहीं, आप पैसा लगाते हो तो आपकी कंपनी 100 साल चलानी है, आपका कंस्ट्रक्शन मोर देन 100 ईयर चले, उसके लिए एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत है और एक अच्छे साथ साथ नागरिक की भी ज़रूरत है जो आपके कंस्ट्रक्शन का आपको उचित सही दे सके। इस बेस पर मैं मार्केट में प्रस्थापित हुआ और धीरे धीरे कर मुझे, जब मेरी क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा सा मार्केट में इमेज बैठा, तो मैंने रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, सापुर पालनजे ग्रुप, इस तरह से बड़े कॉरपोरेट ग्रुप जो मल्टी लिमिटेड कंपनियां थीं, उनके साथ हमने काम किए और एक बार फिर हमने अपना मुकाम उस लेवल पे पहुंचाया जिसको हम छोड़कर 0 लेवल पे आए थे। और आज हमारी कंपनी मोर देन 20 करोड़ की टर्नओवर करती है, जो कि 0 स्टेज पर थी। और उसके बाद जब मैं बचपन में पढ़ता था, जूनियर KG 5th में और उससे छोटे स्कूलों में पढ़ता, तो हमारे साथ जो बच्चे आते थे तो मुझे लगता था कि मैं एक नेवी का बच्चा हूँ, मेरे पास सारे कपड़े, सारी चीज़ें हैं, और मेरे साथ जो बच्चे आते थे, जैसे आज आप एक दिव्यांग स्कूल चलाते हैं तो उस तरह तमाम बच्चे, छोटे बड़े, किसी के हाथ नहीं, किसी के नहीं। तो मुझे ये लगता था जब मैं बड़ा होऊंगा, इस काबिल होऊंगा, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है। ये जो सोच थी, पर वो हम जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे, हमें कहाँ करनी है, किस जगह करनी है, ये सोच मन में रहेगी। लेकिन जिस दिन मुझे इस प्लेटफॉर्म पर ऑफ़र आया कि हमारी एक क्लब, लायंस क्लब इंटरनेशनल, जो 210 देशों में इस समय चल रही है और 200 देशों में सेवा का काम कर रही है, मुझे लगा कि शायद मैं इस संस्था से जुड़ता हूँ तो मेरे 1 रुपये का कण 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 कई लोगों के पास पहुँच सकता है। मैं अकेले
5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी की सेवा कर सकता हूँ। हो सकता है इस संस्था से जुड़कर मैं करोड़ों लोगों की सेवा कर सकूँ। यही भावना लेकर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लायंस क्लब, एक छोटी सी क्लब में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पर ज्वाइंट हुआ, चार्टर्ड मेंबर के रूप में ज्वाइंट हुआ। और आज वो क्लब 10 साल में मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की पोस्ट पर पहुँचा हूँ, जिसकी ये था कि हमने जो काम किए, जो मुझे मेरे दिल में भावना थी, उस भावना को मैंने समाज तक पहुंचाने की कोशिश की। उससे प्रेरित होकर हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, जो भरूच से लेकर उमरगांव, सिलवासा, दमन, जिसमें 74 क्लबें हैं और हर क्लब लगभग डेली सर्विस सेवा के प्रोजेक्ट करते हैं। कई बार तो अपनी सेवा को मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम चाहते हैं कि हमारी सेवा लोगों को जन जन तक मालूम हो हम क्या करते हैं। हम चाहते हैं लोगों को ये मालूम चले लायंस क्लब इंटरनेशनल, लायंस क्लब ये क्या काम कर रही है। तो जिनको नीडी हैं हम नीड बेस तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए हमने मार्केटिंग का पूरा काम किया है। लायंस क्लब को इस स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश की कि वहां पर लोगों को मालूम चले कि हम जैसे अंधत्व निवारण का काम करते हैं तो लोगों को मालूम चलेगा, तो हम उनको करेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में हम काम करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को सहाय का काम करते हैं, परमानेंट प्रोजेक्ट देते हैं, मार्केटिंग इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, लोगों को ट्रैफिक सर्कुलर बना देते हैं। हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं। आज हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें लगभग फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ तक कि जो अपना कोबाल्ट है और जो ये ट्रीटमेंट है लगभग सारे फ्री दिए जाते हैं। जो 2.5 लाख, 3 लाख, 90,000, 60,000 के एक ट्रीटमेंट होते हैं, हम उनको फ्री आप सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास कई हाई हॉस्पिटल हैं, ब्लड बैंक है, जिसमें कम से कम पैसे में 1,000 रुपये में ऑपरेशन करके देते हैं, जो 10,000 तक मार्केट में होती है। हमारा ये काम है कि जो लोग, हम पूरी तरह से गरीबी को दूर नहीं कर सकते। हमारे इंटरनेशनल ने बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं, फूड फॉर हंगर का, इन्वायरमेंट का, पेडियाट्रिक कैंसर का, डायबिटीज़ का, विजन का। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर दिशा में पहुँचें। उसका कारण क्या है? हम लोग ये पहुँचना चाहते हैं कि लोगों में आज जो ज़रूरत है, कई बार आप एक सोचिए कि एक गरीब परिवार है, उसका बच्चा 9th में पढ़ता है, उसके पास पैसा नहीं आगे पढ़ाने के लिए, वो घर में काम पे लगा देता है, खेतों में चला जाता है, दुकान पे बैठा देता है या लॉरी पे बैठा देता है, वो काम करने में बच्चा 9th पढ़ नहीं पाता। हमारा लायंस क्लब क्या करता है, उस बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसको 9, 10, 11, 12 जो भी 2 साल 4 साल जितनी उसकी शक्ति फादर के पास नहीं है, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको नोटबुक देते हैं, उसके खाने का प्रबंध करते हैं और उस लेवल तक पहुंचाते हैं कि बच्चा 12वीं पास करे, कुछ जॉब करने लगे। तब तक, जब तक उसका पिताजी, उसका परिवार सक्षम हो जाता है 4 साल में, फिर उसको सौंप देते हैं कि अब अपने बच्चे को आगे एजुकेशन ले जाना है, जॉब कराना है। हमारा ये सिद्धांत है, कोई बच्चा अशिक्षित या ऐसा नहीं रहे पैसे के अभाव से उसकी शिक्षा अधूरी रहे। किसी भी ऐसे गरीब आदमी को कि ऐसा लगता है कि भाई उनके पास ठंडी में ब्लैंकेट नहीं है, तो हम ढूंढते हैं, हम नीड बेस में जाते हैं। किसी को लगता है हमारे गांव में यहाँ पर लोगों के पास बहुत से लोग हैं मोतिया के या कैटरेक्ट के पेशेंट हैं और उनको मालूम नहीं, उनको लगता है कि हम अंधे हो गए हैं। उस गांव में कैंप करते हैं, जिनको चश्मे की ज़रूरत है चश्मे देते हैं, जिनको ज़रूरत है तो हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन अपने हॉस्पिटल में लाकर कम से कम कई बार फ्री भी हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके उनको आँख प्रदान करते हैं। कई लोगों को हम आई बॉल देकर भी उनको आँख देते हैं। इस तरह से अभी हमारे इंटरनेशनल देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग अवेयरनेस और ट्रीटमेंट का काम चालू किए हैं। ये हमारा एक था कि आज जो हमारे 750 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड जनसंख्या है, जिसमें आज भी अगर आप देखेंगे तो 11% ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जाते हैं। मतलब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास डेली का खाना नहीं है। हम कोशिश करते हैं, कई बार हम मंदिरों में भी खाना खिलाते हैं, हॉस्पिटलों में खाना खिलाते हैं, कई जगह तीर्थ स्थानों में भी खाना खिलाते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि वो जगह पर उसको खाना की सुविधा अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम करते हैं, कई जगह हम गाँव में जाके भी सर्विस देते हैं। हमको ये लगता है कि हमने अगर एक टाइम उनको खाना दिया तो कम से कम 80 करोड़ में से कुछ तो कम कर सकते हैं। कोशिश हमारी है कि इस तरह के लोगों के पास पहुँचें। इसी तरह से आज गरीबी रेखा के नीचे लगभग 40% लोग हैं, 280 करोड़ लोग हैं जिनके पास, अगर उनके पास खाने का पैसा है तो कपड़े नहीं है, कपड़े हैं तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन के पैसे नहीं है, अगर एजुकेशन है तो उनके पास घर नहीं है। इस तरह से जो 40% गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, उनको हम चाहते हैं, हम उनको करोड़पति नहीं बनाना चाहते, हम उनको चाहते हैं कि वो खुद स्व डेवलप हों, खुद कुछ करें। उसके लिए हम थोड़ी सी मदद उनको करते हैं, और थोड़ी मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हम 100% उनको पैसा नहीं देते, वो हमारे ऊपर आश्रित हो जाए, ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम उनको थोड़ी मदद दे दें,
उनको थोड़ी कपड़ा दे दिया 2 साल, उनके थोड़ी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो उनको हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। या इस तरह की जो चीज़ें हैं समाज में कि हम उनको एक लेवल लाना चाहते हैं कि कम से कम लोग खाना खा सकें, कपड़े पहन सके और बच्चे को एजुकेशन दिला सके। ये हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल करता है सर। और लायंस क्लब इंटरनेशनल आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आज वर्ल्ड की एक हमारे पास 15 लाख के आसपास मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और एक इंडिया की बेस्ट आज वर्ल्ड वाइड एक बेस्ट एनजीओ के रूप में जो आ रही है कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी, अगर हम आपसे 5 रुपये लेके जाते हैं तो हम 100% सर्विस में यूज करते हैं। अगर मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, हमारी मीटिंग करनी है, खाना खाना है, तो चाय पीनी, तो हम अपने पैसे से करते हैं। हम कभी किसी के चैरिटी पैसे से 1 रुपया नहीं, ट्रांसपेरेंसी है। आज मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि नेपाल में जिस तरह से भूकंप आया था उस समय बहुत से एनजीओ वहां पर काम करे। एक बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, उनका भी एक एनजीओ है। उनके एनजीओ हमारे एनजीओ में क्या फ़र्क है, मैं थोड़ी सी 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं सर। कि बिल गेट्स जब कभी वहां पर उनका आएगा, उनका सीईओ वहां से आता है जिसकी पगार मोर देन 5-10 करोड़ की पैकेज में रहते हैं, वहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट लेके आता है या अच्छी सी एग्जीक्यूटिव सीट में आता है, फिर यहाँ 5 स्टार होटल में रुकता है, फिर वहाँ से पूरी टीम अरेंजमेंट करता है, मंत्रिमंडल में जाता है, सर्च करता है। अगर वो 100 रुपया खर्चा करता है तो 40% उनके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाते हैं और 60% खाली सर्विस में जाती है। उनकी जगह जब हमारा लायंस इंटरनेशनल जब उनको हेल्प करना चाहता है तो हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट या हमारी जो बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनेशनल की, या जो प्लानिंग बोर्ड की कमेटी है, LCIF के जो चेयरमैन है, सीधे हमारे नेपाल में जो वहाँ पर इंटरनेशनल डायरेक्टर हमारे लायंस क्लब को, उनको फ़ोन करते हैं। हमारा इंटरनेशनल डायरेक्टर अपनी गाड़ी निकालता है, अपना डीजल डलवाता है और अपने पैसे डालता है और सीधे वहाँ जाता है गाँव में। मिनिस्टर के पास नहीं जाता, नीड पूछता है कहाँ क्या ज़रूरत है और वो रिपोर्ट, और हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ 50 गांव डैमेज हुए हैं, 2 गांव लायंस क्लब अडॉप्ट करता है, 2 गांव के घर बनाने की जवाबदारी, लोगों को रिहेबिलिटेशन की जरूरी और उनको खाने पहुंचाने की जरूरी, उनकी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, हम रिपोर्ट अपने सीधे इंटरनेशनल भेजते हैं। उसमें हम 1 रुपया का पैसा खर्चा नहीं करते, जो हम उसके लिए डीजल, पेट्रोल, चाय हम अपने पैसे से करते हैं। फिर वहाँ से जैसे ही ग्रांट सेंक्शन होता है, हम किसी वहाँ के लोकल क्लबें जो हमारे पास पड़ी है, जैसे आज यहाँ क्रिस्टल क्लब आई हुई है, हमारे पास सूरत में 22-24 क्लबें हैं, इस तरह के वहाँ की लोकल क्लबें लेकर उनको जिम्मा देते हैं कि ये काम आपको कराना है, ये पैसा दे रहे हैं। और इंटरनेशनल अगर 1 करोड़ देती है तो 50 लाख हमारी लोकल क्लबें खर्ची करती हैं और वहाँ 1.5 करोड़ का अरेंजमेंट करके लोगों को देते हैं। ये हमारे और दूसरे एनजीओ में फ़र्क है। इसलिए हम लोग नंबर 1 जो सर्वे हुआ था, हम लोग नंबर 1 क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, 1-1 रुपये पैसे के सही जगह और सही उपयोग करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर। दर्शकों, आपने देखा कि बड़े सहज भाव से, बड़े खुले दिल से संजीव जी ने अपनी यात्रा के बारे में बताई, उनके सफलता असफलता के बारे में बताया आपको, और खुद में इतना हुनर था उनमें, जो जिस पे उनको विश्वास था, उसके लिए उस हुनर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था उनको, तब जाके वो ये असफलता का जो दौर था उसमें से बाहर निकले, बाहर उभरे और बड़े ही सफल काफ़ी काम किए इन्होंने। और इन परिस्थितियों के बावजूद उनको ऐसा लगा कि मुझे कुछ कर गुजरना है, मानव सेवा करनी है, और एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम उन्होंने चुना लायंस क्लब का, जिसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। तो सर मैं ये पूछूंगा आपको कि आप ये जो यात्रा रही लायंस क्लब की, इसमें ऐसे कौन से आउटस्टैंडिंग काम आपने किए हैं जो कई चीज़ ऐसी होती है, छोटी होती है बल्कि, लेकिन आपको दिल को छू जाती है, ऐसे कुछ काम आपने जो किए हैं तो दर्शकों को बताइएगा ज़रा। सर मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ज्वाइंट हुआ, सबसे पहले मेरी क्लब ने एक फंड रेजिंग किया था, जिसको मैंने सहकार किया था कि भाई इसका 50% टिकट बेचने की जवाबदारी मुझे है। और मैंने वहाँ से 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और 5 लाख मैंने एक सर्विस प्रोजेक्ट में हमारी क्लब ने दे दिया कि वहाँ पर एक शमशान भूमि थी, वहाँ पर एक हॉल बनाना था। और वो लोग बोलते थे हम आपके साथ तब जुड़ेंगे कि जब आप कुछ करोगे। तो उसमें गाँव से 50% लोग हमारे मेम्बर बन गए। तो मुझे सबसे बड़ी हुई कि हमको 50-100 हाथ मिल गए जो सेवा करने वाले। मुझे 5 लाख की चिंता नहीं थी, हमने फंड रेजिंग किया और दे दिया। ऐसे हम लोगों ने बहुत से काम किए। वहाँ पर आई हॉस्पिटल में प्रेशर मशीनें दी, स्टेशन पर पानी के परब लगाए, वाटर कूलर दिए, ये सब दिए, बहुत से छोटे छोटे काम इस तरह हमारी क्लब मैंने पर्सनल किए हैं। लेकिन मुझे जो टचिंग हुआ, वो टचिंग इसलिए हुआ, मैं उसके लिए थोड़ा 2 मिनट हमारा इंटरनेशनल का विजन मिशन आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वो टचिंग प्रोग्राम क्यों किया। एक तो हमारा इंटरनेशनल उसका विजन है कि हम लायंस की जो सेवा, लायंस के थ्रू सेवा कर रहे हैं, टू बी द ग्लोबल लीडर इन
कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, जहाँ पर हमारी कम्युनिटी में और हमारा जहाँ मानवता की सेवा हो रही है वहाँ पर हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड लीडर के रूप में उभरना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम वो व्यक्ति हैं, हम वो NGO हैं जो पूरा वर्ल्ड में सबसे पहली सेवा देने वाली संस्था है। ये हमारे संस्था का विजन है और इस विजन के अनुरूप हमने मिशन ये तय किया कि जब हमको इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड में जाना है तो हमको बहुत ढेर सारे आदमी चाहिए। इसलिए जो समाज में वॉलंटियर जो खुद स्वप्रेरित हैं, जबकि कुछ भी काम होता है, कुछ भी काम होता है, समाज से 10 लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे आदमियों को हमने हमारा मिशन बनाया कि उनको एम्पावरमेंट करना है। एम्पावरमेंट द वॉलंटियर, किसके लिए एम्पावरमेंट करना है कि सर्व देयर कम्युनिटी, वो अपने कम्युनिटी में ही सेवा करें, बाहर नहीं करें। दूसरी चीज़ क्या करें वो, और वहाँ पर जो समाज में नीड है, मीट ह्यूमैनिटेरियन नीड, जो हमारा उनको समाज में मानवता के लिए जो ज़रूरतमंद है उसके लिए वो मिले लोगों से और ज़रूरत करें। और दूसरी चीज़ है इंकरेज पीस। हमारा लायंस इंटर क्लब ये चाहता है कि हम पूरे वर्ल्ड में पीस, शांति का प्रस्तावना करें और हम पूरा वर्ल्ड वाइज प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल वाइज अंडरस्टैंडिंग हो कि हम एक सेवाभावी संस्था है और हमारे लिए सारा मानव, कोई भी धर्म, कोई भी जाति हमारे लिए हमारे सेवा भाव से परे नहीं है। हम पहले सेवाभावी मानव हैं, हम इंसान हैं, उसके बाद हमारी धर्म है, जाति हमारा देश है। इसके लिए अंडरनेशनल स्टैंडिंग करके हम लायंस क्लब के थ्रू ये करें, मेरा मिशन है। इस मिशन के थ्रू सर पीस की बात करते हैं। 8-10 साल पहले जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो हमारे एरिया में आपने देखा था कि उस समय हिंदू मुस्लिम इस तरह की क्राइसिस बहुत चल रही थी, ये मेरा शमशान गृह, ये मेरा कब्रिस्तान। तो हमारे यहाँ एक नारगोल नदी दरिया के किनारे एक जगह थी 3.25 एकड़ पंचायत की, उसमें दोनों लोग लड़ते थे कि हम इसमें कब्रिस्तान बनाएंगे। हिंदू बोलता था ना मैं यहाँ बनाऊंगा। हमने दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर बैठाया और बैठा के सर एक ही कैंपस में पूरे इंडिया में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर हमने कब्रिस्तान और शमशान एक ही कैंपस में बनाया है सर। वहाँ पर हमने गार्डन बनाया है, वहाँ पर हमने कब्रिस्तान के लिए जगह बनाई है, हमने जलाने के लिए बनाई है, सारी चीज़ें व्यवस्था की है। आज वहाँ आप जाएंगे तो आपको गार्डन के साथ कब्रिस्तान कम, आपको गार्डन जरूर दिखेगा। तो आज ये जो हमारी उपलब्धि, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि हम आज दोनों भाई, जब भी वहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई ऐसी बात होती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई, और जब हमने उद्घाटन किया था तो हमारे चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे उनके जो धर्म गुरु थे सबको बुला के वहाँ पर हमने उस उद्घाटन में, उस खात मुहूर्त में हमने उनसे मंत्र फुकवाया था और जल डलवाया था। ये हमारी सबसे उपलब्धि रही। और जिस समय पूरे मीडिया चैनल में, जो नेशनल चैनल पे हमारी बातें हो रही थी कि एक यहाँ ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पर शमशान और कब्रिस्तान एक ही कैंपस में है। बॉम्बे में ऐसी जगह है जो कैंपस दोनों एक ही अलग अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं, पर हमने एक ही कैंपस के अंदर में दोनों चीज़ें की। उस समय मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हम पीस के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम शांति के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में लगभग आज से 70 से 80 लाख रुपए खर्चे हुए। उस समय 20-25 लाख रुपए का खर्चा लेकर हम आगे बढ़े थे। आज लोग जुड़ते गए और आज हम उसको इस लेवल पहुँचाए हैं कि लोग वहाँ देखने आते हैं और वहाँ बैठते हैं और टाइम पास करते हैं। सर ये मेरी एक छोटी सी उपलब्धि रही है। बहुत छोटी नहीं सर, मैं तो मानूंगा कि ये बहुत बड़ा काम है। इसको मैं मानता हूँ कि ये जब भी किया होगा तो काफ़ी चर्चाएं हुई होगी और मैं सराहना करता हूँ आपकी सोच का, आपके काम का। अभी जो आपके कार्यकाल के अंदर अभी ऐसा कौन सा एक मिशन आप लेके बैठे और आगे का क्या विजन है आपका? सर मेरा सबसे बड़ी चीज़, जिस दिन मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट, मतलब हमारा मार्च में 3 महीने पहले हमारा गवर्नरशिप इलेक्ट हो जाता है। 3 महीना तक हम लोग जो करंट गवर्नर के साथ रहकर उनकी चर्चा देखते हैं, हमारी टीम बनाते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा काम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में इस लेवल पर मैं जब किसी क्लब में जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे क्रिस्टन में मैं उनसे बोलता हूँ कि आप ऐसी एक्टिविटी करो जो समाज को प्रस्थापित कर दिखे। मैं उनसे कहता हूँ कि आप क्वालिटी एक्टिविटी करो जो दिखे। तो उसके पहले हमको एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी देना चाहिए। हमने सबसे पहले इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया और एक ऐसे होटल में रखा कि ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हम सेवा करते हैं, ऐसा नहीं मुझे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, हम क्यों सेवा करें। जैसे अभी हमने कन्नू भाई से बोले कि हम यहाँ सर हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब टाइम आपका नहीं चाहते। हर आदमी टाइम नहीं दे सकता, हर आदमी पैसा नहीं दे सकता, हर आदमी हर चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन आपके विचार तो दे सकते हैं सर। मुझे आप हमको प्रेरित तो कर सकते हैं सही काम करने के लिए। हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं लोगों को कि आप हर आदमी, मेरे पास जितने हाथ होंगे उतनी ज़्यादा हम सर्विस कर सकते हैं। हम नए मार्केट में जाना चाहते हैं।
हम नए मार्केट में जाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था इस तरह काम करती है। जब हम नए मार्केट में जाएंगे, नई जगह पे सर्विस एक्टिविटी करेंगे, तो हमारा जो मेन ध्येय था, हमने शुरू में ही हमारे इंस्टॉलेशन में 11 नई क्लबें बनाई। एक क्लब 20 मेंबर की बनती है और मेजर 4-5 क्लबें इंटीरियर क्षेत्रों में बनाई जहाँ तक अभी नहीं बनी थी। हम चाहते थे कि वहाँ पर हमारे लायंस क्लब को लोग समझे और वहाँ भी सेवा हमारी पहुँचे। इसी तरह से हमने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, फिर उनको एक अच्छी सी जगह पर कैबिनेट इंस्टॉलेशन कराई। जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो हमारे जैसे आपके गुजरात राज्य में मंत्रिमंडल होते हैं, ऐसे हमारे यहाँ हमारी मंत्रिमंडल होती है, हमारे कैबिनेट ऑफिसर्स होते हैं 250-300, जिनको हम पोर्टफोलियो देते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है, आपको इस दिशा में काम करना है। कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव में होते हैं, कुछ सर्विस प्रोजेक्ट में होते हैं, तो उनको हमने ट्रेनिंग दी। और आज हमने सबको इस लेवल पर दिया है कि जब आप गवर्नर चाहता है कि आप इस तरह की सर्विस दो, तो सबसे पहले गवर्नर उस तरह की सर्विस दे, उस तरह ट्रीटमेंट दे, उस तरह की मीटिंगें करे, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन पावर दिखाए। तो मैंने उस दिशा में एक प्रयास किया कि सबको सही दिशा में, अच्छा मीटिंगों में अच्छा खाना मिले, अच्छी चीज़ें मिले और अच्छी चीज़ें, अच्छी उनको जानकारी मिले, तब जाके वो काम कर पाएंगे। मेरा एक ही चीज़ था कि हमारे यहाँ लीडर्स, आज लीडर डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज कितने गुजरात से जो स्कूल से बच्चे निकलते हैं, अच्छा इंजीनियर बनकर निकलते हैं, डॉक्टर बनकर निकलते हैं, अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं, MBA बनकर निकलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाते हैं तो बोल नहीं पाते। उनका रीजन क्या है? उनके अंदर लीडरशिप नहीं है, वो लीड नहीं कर पाते। आज एक इंजीनियर किसी कंपनी में इंजीनियर बनकर रिटायरमेंट हो जाता है, वहीं एक डिप्लोमा इंजीनियर उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनकर निकलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप लेने की क्षमता होती है। आज यही हमारा काम है, हम लायंस में लीडरशिप दे रहे हैं ताकि हमारे लीडर्स जब बने तो वो अपने क्लब को आगे ले जाएं, और अपने क्लब को जब लीडर्स मिलेंगे तो सेवा की भावना चलती रहेगी। इस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं हम। मेंबरशिप ट्रेनिंग क्लियर है, लोग अच्छे मेंबर जुड़े, क्वालिटी मेंबर जुड़े हमारे साथ, अच्छी सेवा काम कर सके। और हम चाहते हैं कि जो सर्विस भी हो वो रियलिस्टिक हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा नाम, हमारा मार्केट, लोग ये कहे कि भाई लायंस क्लब आते आते हैं कुछ भी करके चले, जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम नीड बेस्ड सर्विस करना चाहते हैं, और इसीलिए आज मैं वापस है सूरत में 2 दिन से यहाँ वो कि लोगों के छोटी सी एक्टिविटी में भी मैं यहाँ इसलिए आया कि इनको प्रमोशन मिले कि भाई गवर्नर आता है, गवर्नर चाहता है कि एक्टिविटी हो। तो आज इस छोटी छोटी एक्टिविटी में हमको मेरा पहुँचना, आज हम लगभग 7 दिन में 6 दिन सूरत, 2 दिन भरूच, वहाँ हर जगह मेरा बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा, नो डाउट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को, इस डिस्ट्रिक्ट को ऐसे बेंचमार्क दिए जाए कि जब हमारी जो मल्टीपल, पूरी गुजरात एक मल्टीपल है, पहले हमारा 5 स्टेट का था, हमारे इंडिया में जो 2.25 लाख लोग हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की नोंद ली जाए कि डिस्ट्रिक्ट 3232 F2 जो आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव केसरवानी, उनकी 74 क्लब 3000 आदमियों की जो टीम है, इस मुकाम पर है कि लोग कह सके कि वहाँ पर इतनी सर्विस एक्टिविटी हुई, उन्होंने ये बेंचमार्क सर्विस एक्टिविटी की, उन्होंने ये मेंबरशिप में ग्रोथ की, ये लीडरशिप दिया, ये हमारे पूरे मल्टीपल और रीजन लेवल पे हो। ये हमारी एक आशा थी, मेरा विजन था। उस विजन को पूरा करने के लिए हम लगे हुए और 6 महीने तक सर काम किए। बहुत बढ़िया सर, आप बिजनेस करते हो, आप लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हो, तो बहुत बिजी रहते होंगे, परिवार होगा आपका, तो ये सब चीज़ को बैलेंस कैसे करते हो आप? सर ये थोड़ा सा 1 साल के लिए मुश्किल ज़रूर होता है, जो आप बोल रहे हैं कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन हमने आज भी, कल भी हमारे एक मीटिंग में मैंने बोला था कि जब आप सिस्टम डालोगे, आज जब हम उनको गोल सेटिंग, उनको एक्सेलेंस क्लब के बारे में बताते हैं, तो हम एक्सेलेंस बिजनेस के बारे में बताते हैं। ट्रेनिंग हमारा लायंस क्लब जरूर देती है लायंस बनने, अच्छे लायंस बनने के लिए, पर वो अगर देखा जाए तो एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा परिवार का हेड, मुखिया बनने के लिए, और एक अच्छा सोसाइटी का आदमी बनने के लिए सिखाई जाती है लीडरशिप। और उसका रीज़न ये है कि जब आज हम कोई भी कंपनी, चाहे कॉर्पोरेट के बड़े से बड़े दीजिए है, जिस कंपनी में सिस्टम नहीं है वो कभी क्या लॉस करती है, कभी फ़ायदा करती है, कभी लॉस करती है, कभी फ़ायदा करती है। लेकिन जिसमें सिस्टम डाल दिया, जैसे आज टाटा कंपनी है, उनको बहुत कम लॉसेस होते हैं, लेकिन वो एक ट्रेडमार्क पे चल रहे हैं, वो अपने सिस्टम में चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी उनका सेट आके वहाँ बैठता नहीं है, देखता नहीं है, लेकिन सिस्टम में डाला हुआ है। इसी तरह से मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की है कि हमारे अपने आप को, बिजनेस को, थोड़ी पारिवारिक समस्याएं हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ये ज़रूरी है। इसलिए हमारे यहाँ लीडरशिप 1 साल के लिए रहती है, 1 साल के बाद लीडरशिप चेंज कर दी जाती है, ताकि
वो लीडर, नया लीडर आके कुछ नया काम करे और पुराना लीडर अपने परिवार को, अपने बिजनेस को समय दे सके। ये एक हमारी कोशिश थी सर। थोड़ा सा तकलीफ जरूर है, लेकिन हम समाज को में ये प्रस्थापित करना चाहते हैं, हम प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारा लायंस इंटरनेशनल जो हमारे स्कूल में ट्रेनिंग देते हैं वो अच्छे बच्चे वहाँ से निकले। हमारे क्वेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को ऐसा करे। आज के डेट में आप देखेंगे बच्चे स्कूल से निकलते ही ड्रग्स में चले जाए, सिगरेट पिए, दारू पीना, सब सारी चीज़ें एक्टिविटी बच्चों में 60% बच्चों में। इसके लिए हमारा लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन ने एक क्वेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अडॉप्ट किया है जिसका खर्चा एक प्रोग्राम का 4 से 5 लाख रुपए आता है। हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे समाज के नागरिक हैं। एक अच्छा बच्चा एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश बना सकता है। इस दिशा में भी हमारा लायंस क्लब टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखता है और स्कूलों को एक अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यही हमारा एक ध्येय है सर, और यही विजन और यही मिशन जो हमारा लेकर, और यही जो हमारे ये है कि हमने सिस्टम डालने की बात की है, और सिस्टम डालने से थोड़ा सा हमारी तकलीफें कम है, लेकिन 100% जी जी सर। सर आपका ये जो लायंस क्लब का दौर रहा है, बड़ा सा खूबसूरत सा सफ़र रहा है, तो इस खूबसूरत सफ़र में आपने एक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है जी, जो दिव्यांग जन जिसे कहते हैं जी, उनके लिए क्या काम किए हैं आपने, या कोई योगदान किया है क्या? सर जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था तब से हमारी क्लब ने एक नई क्लब बनी, उनको कुछ मालूम नहीं रहता, डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग ने छोटी छोटी एक्टिविटी ऐसे शुरुआत की। जैसे ही मैंने प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले मैंने एक कंपनी के सीईओ को बुलाया हमारे इंस्टॉलेशन में। वो टाटा ग्रुप के आज सापुर जी पालन जी कंपनी, बड़ी कंपनी जनरेटर के, उसके सीईओ थे। उन्होंने बोला, उनको मैंने इसलिए चीफ गेस्ट करके बुलाया कि आप हमारे साथ, उनको हमने लायंस क्लब में जोड़ा। अब मैंने उनसे पूछा कि आप लायंस क्लब में जोड़ के क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आपकी क्या थीम है, आप क्या सोचते हो सर। हमारी कंपनी 7,000 करोड़ की कंपनी है, हमारे यहाँ 1,00,000-2 लाख से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली सर कि आप जिस एरिया में सिलवासा में कंपनी चलाते हैं, सिटी आप छोड़ दीजिए, गाँव में ऐसे हैं कि जो दिन में 1 बसें आती जाती हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है। उनकी लेडी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको डिलीवरी कैसे हो जाती है मालूम नहीं है। एक आदमी को चोट लग गई तो उनका ऑपरेशन करने के लिए वो बड़े मुश्किल से हॉस्पिटल तक पहुंच पाता है। गवर्नमेंट खूब कोशिश कर रही है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, गवर्नमेंट खूब गांव में हॉस्पिटल, लेकिन हर चीज़ वहाँ, हर सारे डॉक्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जो इस तरह से जो दिव्यांग बच्चों की बात की, हर गाँव में 2-4 बच्चे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रेड क्रॉस से उनसे बात की कि सर हमारे इस तरह जो हमने एक मेगा मेडिकल कैंप रखा, हमने देखा कि हमने सोचा कि 300-400 लोग आएंगे, वहाँ 1500 लोग आए सर। हम कुछ आश्चर्यचकित रह गए। हमने एक हॉस्पिटल से एमडी को 10-12 एमडी डॉक्टर को ले गए, वो थक गए सर काम करते करते। 24 घंटे में 8 घंटे में 1500 आदमी को देखना, तो वहाँ पर 50 दिव्यांग बच्चे आए। हमने इमीडिएट रेड क्रॉस के उनको सोसाइटी को बात किया कि सर आप इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उनके पास जो भी साधन थे, किसी को छड़ी, किसी को इस तरह की चीज़ें दिया। पर हमारे मन में एक बात रह गई कि सर हम इनको सही ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एक छोटी सी सरवार है। तो उस तरह से फिर वो चीज़ें जब 3-4 साल तक हम कैम्प करते रहे, तो मुझे लगा कि नहीं, हम ये खाली हम एक ये कर पा रहे हैं कि इनको यहाँ जगह बुलाकर और उनको विजिट करते हैं, फिर उनका क्या होता है हमें नहीं मालूम है। 1500 में 100-200 आदमी का ट्रीटमेंट होता है, बाकी ऐसे रह जाते हैं। तो अभी हमारी पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर अरुणा जी अभय ओसवाल, जो ओसवाल ग्रुप की मालकिन है, और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मुझे एक 50 लाख की मिनी हॉस्पिटल वैन डोनेट किया। मैंने उस वहाँ के जो विनोबा अभय हॉस्पिटल है उनको डोनेट किया कि सर ये आप उस गांव में ले जाइए जहाँ से लेडीज़ यहाँ नहीं आ सकते, जहाँ साधन नहीं है। तो हमने उस कैंप को इस दिशा में 2-3 साल में पहुँचाया कि इस तरह से ये चीज़ें हमने कोई मार्केटिंग नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी मार्केटिंग हो, ताकि अगर किसी को और ज़रूरत है इस तरह हम और अपने इंटरनेशनल से कुछ ला कर लोगों को दे सकें। आज 50 लाख की पेन मैं नहीं दे सकता, हमारी क्लब भी नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने मैडम से रिक्वेस्ट करने 2 साल तक उनके कंटिन्यूस पीछे लगने के बाद उन्होंने अभी 1.5 महीना पहले मुझे वहाँ पर सप्लाई दिया है। आज उसमें सोनोग्राफी मशीन डाली है सर कि 7वें-8वें महीने में लेडी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती, वहाँ से उनका गाँव 50 किलोमीटर दूर है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, नहीं आ सकते। हम वहाँ पर वैन ले जाते हैं, छोटे मोटे ऑपरेशन भी वहीं करते हैं, उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक कंपाउंडर और दवाई पूरी भरी रहती है, एक ड्राइवर।
इतनी सुसज्जित गाड़ी हमने उनको दिया है। हमने उनसे खाली इतना किया है कि आपका डॉक्टर, आपकी दवाई, बाकी सारी चीज़ें हमारी। और इस तरह से अभी 1.5 महीना हुआ है सर प्रस्थापित करते हुए। और मुझे खूब विश्वास है कि आप जो संस्था आज दिव्यांग चैनल आप चला रहे हैं सर, और इस तरह से जो आप एक स्कूल चला रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं यहाँ आया, मैं एक बार और भी यहाँ आया था, लेकिन मैं इतना पता नहीं था। आज कन्नू काका की मैं बात करूँ तो आज उन्होंने इस मुकाम, इस दिव्यांग बच्चों का जो सूरत या गुजरात, साउथ गुजरात में बच्चों को एक ये दिया है कि यहाँ से बच्चे खाली यहाँ आकर ट्रीटमेंट नहीं लें, एजुकेशन नहीं लें, उनका परिवार बसाने से लेकर, उनको नौकरी दिलाने से लेकर, उनको धंधा कराने से लेकर सारी चीज़ें, आज खाना पीना, एजुकेशन, सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है सर। आपकी संस्था जो काम कर रही है वो तो हम कभी सोच ही नहीं सकते। भले हम एक इंटरनेशनल संस्था से बिलोंग करते हैं, पर जो आप मैं 300-400 बच्चों को जिस तरह से आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एजुकेशन देना, गुजरात गवर्नमेंट में उनको एग्ज़ाम दिलाना, उनको पास कराना, फिर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराना, कैसे वो जाकर इस हालत में किस तरह से काम कर सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं, किस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, उनको कैंपस ट्रेनिंग कराना, कैंपस में बुला कर लोगों के एम्प्लॉयमेंट कराना, फिर उनकी शादी विवाह कराना। सर ये काम हम नहीं कर सकते, भले हम इंटरनेशनल जुड़े हैं। जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ यू सर। और खूब आज कन्नू काका, मोहन भाई, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर कि आज आपने मुझे बुलाया और मैंने जो बच्चों की स्थिति देखी, जो सेवा कर रहे हैं। हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव, आज मैं इस सर्विस लोगों से करा रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हूँ, लेकिन आप जो रियल सर्विस कर रहे हैं, और आप अपने चैनल के माध्यम से, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह हमारी लायंस संस्था आगे आए और बच्चों को एडॉप्ट करें। और 1-2 बच्चों का भी एडॉप्ट करते हैं तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक संस्था के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि 100 बच्चे अगर कोई अडॉप्ट करके उनके एजुकेशन और इस तरह खर्चे उठाता है तो ये संस्था आगे चलेगी। और साउथ गुजरात में मैं चाहता हूँ कि इस संस्था का नाम आगे खूब ऐसा बढ़े कि लोगों को लगे कि नहीं, ये रियल सेवा, एक मानवता की सेवा, एक मानवता का मंदिर है जहाँ पर लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है, जो अपंग लोगों की सेवा की जाती है, असहाय लोगों की सेवा की जाती है। उसके लिए मैं आपके ट्रस्ट को और पूरी टीम को खूब खूब बधाई और नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर। अंत में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आपने लीडरशिप की बात की, आपने सफलता क्या देखी, तो उसकी जो परिभाषा है, सफल होना, असफल होना और लीडरशिप, इसके बारे में आज के जो यूथ है वो कई भटके हुए हैं, तो थोड़ा सा आप एक मैसेज दीजिए हमारे माध्यम से कि लीडरशिप कैसा हो, सफलता क्या है, असफलता क्या है, एक ब्रॉडर सेंस में। सर मैं अभी एक खाली छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर जब किसी बड़ी संस्था में जाता है, वहाँ पर कई इंजीनियर्स रहते हैं, उनकी पूरी टीम रहती है, प्रेसिडेंट से लेकर इंजीनियर, वाइस प्रेसिडेंट, जीएम सारे। अगर वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, मान लीजिए कि फायर हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें से एक ही आदमी आगे आता है, उस बच्चे को उठाता है और आगे ले जाता है, आग बुझाने में मदद करता है, बाकी टीम हाथ पे हाथ रख के अपने बचाने के प्रयास करती है। तो ये जो अपने बचाने का प्रयास है वो लीडरशिप नहीं है सर। लीडरशिप वो है तो वो जब कंपनी, संस्था के ओनर या उनकी टीम या उनकी सीईओ टीम में देखती है कि ये आदमी हर बार अपनी कंपनी की भलाई के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके प्रमोशंस होते हैं। ये लीडरशिप लेने की बात है। आपको नहीं बोला जाएगा 10 आदमी को आपको बचाना है, आपको ऐसा करना है। आज ताजमहल में जब आपका आतंकवादी अटैक हुआ तो उनके स्टाफ को सब ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अपनी जान नहीं, पहले कस्टमर को देखना है, कस्टमर को करना है। जब वहाँ पर हुआ तो सबसे पहले बैक गेट से लोगों ने उनके, चाहे शेफ हों, चाहे जो वेटर्स हो, जो भी हों, उसके सबको बाहर निकाला। वो खुद भी भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे। तो ये जो ट्रेनिंग लीडरशिप की जाती है, हमारे लायंस क्लब में भी सर इसी तरह की ट्रेनिंग जाती है। मैं यूथ को ये बोलना चाहता हूँ कि आज यूथ हमारा बिगड़ रहा है, हमारा समाज बिगड़ रहा है, और हमारा समाज बिगड़ने से हमारे देश में जो लीडरशिप आनी चाहिए, जो नेतागिरी आनी चाहिए, जो हम विश्व मंच पर अपने देश को प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि हम अपने यूथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम यूथ को आह्वान करते हैं सर कि आपके अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है, आप उसका दुरुपयोग ना करें, उसको सही दिशा में लगाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अच्छी एजुकेशन लो, 90-100% का मार्क ले आकर अच्छी नौकरी करो। मैं चाहता हूँ कि आपके परसेंटेज नहीं, आप अपने आप को अपने समाज में कैसे प्रेजेंट करना उसको सीखना है।
आपके अपने परिवार में आपको कैसे रहना, आपके पेरेंट के साथ कैसे रहना वो सीखना है, आपके टीचर के साथ कैसे व्यवहार करनी वो सीखनी है। उसके बाद आप अपने समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सारे एजुकेशन गूगल पे आज मिलते हैं। आज यही प्रोग्राम, हमारी लायंस क्वेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम यही दे रही है कि बच्चों को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है। मैं यूथ को एक आह्वान जरूर देना चाहता हूं कि आप अपना जो इनोवेटिव आइडिया है, जो इनोवेटिव आइडिया आप ड्रग्स में और दूसरी जगह में यूज करते हो, गलत तोड़-फोड़ में यूज कर रहे हो, उसको समाज सुधार की दिशा में लगाओ। सेवा में आपके अंदर जब एक चीज़ भर जाएगी कि लोगों की हमको सेवा करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी है, भले आप आधे घंटे करते हो, आपको अपने आप को भी प्रेजेंट करना है। आप अपने आप को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हो, स्पोर्ट्स में डालो, जहाँ भी डालना चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये हमारा समाज है, ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है, इसमें हम कोई गलत चीज़ ना करेंगे, ना होने देंगे। उस दिन हमारा यूथ, हमारा देश, हमारा समाज आगे हो जाएगा। इसके लिए एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। हमारे एक मित्र पत्रकार थे, वो जापान में जर्नी कर रहे थे और लोकल ट्रेन में जा रहे थे। वहाँ पर ऐसा कोई टिकट सिस्टम नहीं था, कॉइन सिस्टम होता है। एक लेडी ने इनसे कॉइन चेंज मांगे, सर आपके पास चेंज दीजिए। तो उन्होंने, पत्रकार ने पूछा कि अगर एक कॉइन आप इसमें नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने ये बोला कि सर अगर मैं एक कॉइन नहीं डालूंगी तो हमारा रेलवे में हमारे जैसे 100 आदमी इसमें नहीं डालेंगे, तो हमारा रेलवे नुकसान में जाएगा। हमारा रेलवे नुकसान में जाएगा तो टिकट चेकर रख देगा, और टिकट चेकर का पैसा भी हमको लगेगा। टिकट चेकर आएगा तो हमको परेशानी बढ़ जाएगी, और हमारे इस तरह से हमारा जब ये इसको नुकसान, हमारे देश रेलवे को नुकसान होगा। रेलवे के नुकसान के लिए हमारा जो इंटरनेशनल, हमारी जापान देश है, वहाँ से रेलवे की मदद के लिए पैसा आएगा। जब वहाँ से पैसा आएगा तो हमारे दूसरे विकास रुक जाएंगे। इस तरह हमारा देश पीछे हो जाएगा। जब हमारा देश पीछे हो जाएगा तो हम किस काम के रहेंगे, हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम किस काम के रहेंगे। तो ये भावना एक जापानीज व्यक्ति की है कि पहले हमारा देश है, फिर हमारा भगवान है, फिर हमारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने यूथ से आह्वान करना चाहता हूँ कि सर आपको अपना देश तो है ही है, आप अपना पहले गांव, अपना समाज और अपना देश के लिए कुछ छोटी सी शुरुआत करेंगे तो आपके एजुकेशन का सही मायने में उपयोग होगा, आपके पैसे का सही मायने में उपयोग होगा, आपकी नौकरी का सही और आपके धंधे का सही मायने में उपयोग होगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। दर्शक मित्रों, ये थे हमारे साथ लायन संजीव केसरवानी साहब, और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई, बड़े अच्छे मैसेज उन्होंने आपको दिए। तो ऐसे ही विशेष व्यक्ति के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।